पेपर है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, उसमें तीन तीन घंटे का 2 पेपर होता है। लास्ट ईयर जेई एडवांस 360 नंबर का हुआ था। लास्ट ईयर जो है जेई एडवांस 360 मार्क्स का हुआ था, ठीक है। और आप ये सोच लीजिए कि 360 मार्क्स में से कितना नंबर आ जाए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो 360 में से जिस बच्चे का नंबर हम एक ओवरऑल बता रहे हैं रफली 120, 120 मार्क्स, अगर हम थोड़ा ज्यादा ही बोल रहे हैं, 120 मार्क्स में आपको ठीक रैंक आ गया, 360 में से 120 नंबर अगर आपको आ गया करीब करीब, तो आप जेई एडवांस क्वालिफाई कर जाएंगे और किसी न किसी आईआईटी में आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है मतलब कि इंजीनियरिंग का कोई भी एग्जाम हो, जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो, जेई एडवांस में जैसे आईआईटी हर साल क्या करता है ना कि ये एक क्राइटेरिया सेट करता है कि 35% मार्क्स पर ही हम जो है बच्चे का एडमिशन लेंगे, कि 35% से कम नंबर वाले को नहीं लेंगे। आईआईटी की बात कर रहे हैं। आप ये जान लीजिए कि पिछले साल 35% जिस बच्चे को नंबर आया था उसका रैंक था 6000 रैंक, जबकि आईआईटी में एडमिशन कितने रैंक तक हो जा रहा है, 15000 रैंक तक हो जा रहा है। तो अगर आईआईटी ये क्राइटेरिया सेट कर दे कि 35% से नीचे वाले को नहीं लेंगे, तो आईआईटी का सीट खाली रह जाएगा, भरेगा नहीं। 6000 रैंक पर 35% मार्क्स था, उससे जो जिसका रैंक 10,000 है उसका रैंक और 35% से भी कम है। यानी अगर आप 35% नंबर केवल ले आते हैं तो आपका रैंक जो होगा ऑल इंडिया रैंक, जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, 6000 के आसपास होगा। मतलब पूरे इंडिया में 6000 बच्चे भी ऐसे नहीं हैं जो 35% से ज्यादा नंबर ला सके। ये सिचुएशन है। जबकि अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं, कोई भी बच्चा, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि पहले से कितना तेज है, ये बात हम नहीं कर रहे हैं। कोई भी बच्चा अगर ईमानदारी से पढ़े, प्रॉपर रिवीजन करे, तो वो 35% नंबर तो आसानी से ला सकता है। लेकिन क्या होता है कि वो कंसिस्टेंसी बच्चों में रहती ही नहीं। बच्चे को जो कंसिस्टेंट होना चाहिए, जैसे हम पहला दिन क्लास पढ़ाना शुरू करते हैं तो बच्चों से एक ही बात बोलते हैं कि आप जिस जोश के साथ तुम क्लास में बैठे हो, यही जोश अगर क्लास के आखिरी दिन तक बना रह गया तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन कोई बच्चा जो इस हॉल में बैठा है, जो 10th क्लास का या 9th क्लास का है या 8th क्लास का है, वो अपने आप से पूछो कि क्या तुम्हारा जोश कंसिस्टेंट है, क्या तुम उस जोश को बनाए रख पाए? नहीं रख पाते। तो अगर हम रैंक नहीं ला पा रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास नहीं कर पा रहे हैं, या जो भी हम अपने लिए टारगेट सेट किए वो अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने जो हमको डेली जो जोश बनाए रखना चाहिए उस जोश में हम नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। एक हम बच्चों को हमेशा क्लास में ऐसे बोलते हैं, एक सीरियल हम देखते थे बाजीराव पेशवा। उस सीरियल में ये जो बाजीराव है, उनकी माताजी उसको एजुकेट करती है, माने उनकी माताजी उनकी गुरु होती है, क्योंकि उनको बाकी कोई गुरु पढ़ा ही नहीं पाता है बाजीराव को। तो उनकी माताजी बोलती है कि हम ही तुमको पढ़ाएंगे, क्योंकि तुम्हारे लिए तो गुरु कोई मिल नहीं रहा। उसकी माताजी उसको पढ़ाने के क्रम में एक टास्क देती है बाजीराव को, बोलती है कि तुम क्या करो कि पेड़ से जितना पत्ता, सूखा पत्ता गिर रहा है उसको टोकरी में कैच करना है, और जब तक टोकरी भरे नहीं कोई भी पत्ता जमीन पे गिरना नहीं चाहिए। अगर एक भी पत्ता उस बीच में जमीन पे गिर गया तो तुमको फिर से टोकरी खाली करना पड़ेगा और फिर से भरना शुरू करना पड़ेगा। मतलब जब तक कि तुम्हारा टोकरी भरता नहीं है, पूरे पेड़ का एक भी पत्ता जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। ये टास्क था। बाजीराव बार बार कोशिश करते थे लेकिन उनका प्रयास विफल हो जाता था। इधर कैच कर रहे हैं तब तक उधर कोई पत्ता गिर गया, फिर टोकरी खाली किया, फिर से भरना शुरू किया। ये वो बार बार कर रहे थे, हुआ नहीं। सुबह से शाम हो गई, बाजीराव थक के सो गए। रात भर वैसे ही पेड़ के नीचे सोए रहे, तो उनके सपने में शिवाजी आए। शिवाजी को अपना आदर्श मानते थे,
बाजीराव शिवाजी को अपना आदर्श मानते थे। तो रात में उनके सपने में शिवाजी आए, बाजीराव से पूछा कि तुम इतने उदास क्यों? तो बोला कि माता जी ने टास्क दिया, उसको हम पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। तो शिवाजी ने कहा कि तुम्हारे जोश में कमी है। तो बोला नहीं, मेरे जोश में कैसे कमी हो सकता है, हमको बहुत पूरे जोश में हम काम कर रहे थे। बोले कि तुम ये बताओ कि तुमको क्या मिल जाए तो तुम सबसे ज्यादा खुश हो जाओगे? तो बाजीराव बोले स्वराज, स्वराज मिल जाए तो हम, इससे बड़ा खुशी मेरे लिए कुछ नहीं। तो शिवाजी उसको बोले कि एक एक पत्ता जो तुम कैच कर रहे हो ना, तुम उसको मानो कि स्वराज मिलने के बराबर खुशी मानो उसको। एक पत्ता कैच किए स्वराज मिल गया, फिर एक पत्ता कैच किए स्वराज मिल गया, मतलब वो खुशी महसूस करो। और जब तुम उस लेवल का खुशी महसूस करोगे हर पत्ता को कैच करने में, तो तुम्हारा जोश कभी कम नहीं होगा। उसी तरह से हम बच्चों को बोलते हैं कि आपका टारगेट क्या है, कि हमको किसी आईआईटी में एडमिशन मिल जाए या किसी बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। तो जब हम पढ़ाई करते हैं, एक एक सवाल सॉल्व करते हैं, तो हर सवाल को सॉल्व करते हुए वही खुशी महसूस करना है, हर सवाल को सॉल्व करते हुए वही खुशी महसूस करना है जो कि आईआईटी में दाखिले या मेडिकल कॉलेज में दाखिले के बराबर की खुशी है। अगर ये खुशी हम हर पल महसूस करेंगे तो हमारा जोश कभी कम नहीं होगा और हम जो है किसी भी एग्जामिनेशन को, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे आइए। नेक्स्ट जैसे हम लोग आईआईटी की बात कर रहे थे, मेडिकल की तैयारी की भी बात करें। मेडिकल के लिए नीट का एग्जाम होता है। नीट का एग्जाम जो है ये भी 3 घंटे का एग्जाम है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आइए। अदर एग्जाम्स, नीट का एग्जामिनेशन जो है, नीट के एग्जामिनेशन में 3 पेपर, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री का जो जितना वेटेज है उतना ही वेटेज बॉटनी और जूलॉजी का भी है, ठीक है ना। तो बॉटनी और फिजिक्स 180 मार्क्स का होता है, केमिस्ट्री 180 मार्क्स का होता है, लेकिन बायोलॉजी 360 मार्क्स का होता है। लेकिन टोटल कितना हुआ? 720 मार्क्स का। नीट का एग्जाम 720 मार्क्स का होता है। इंजीनियरिंग में जैसे हम बोले कि 35% या 30% मार्क्स पे सिलेक्शन हो रहा है, वैसा नीट में नहीं है। नीट में जो सिलेक्शन है वो 720 में से करीब करीब 650 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। यानी आप ये मान के चलिए कि 80% मार्क्स अगर आप लाते हैं, एक अपना स्टैंडर्ड सेट करिए कि नीट में अगर हम 80% मार्क्स लाते हैं तभी हमको मेडिकल कॉलेज मिल पाएगा। इसका कारण क्या है? इंजीनियरिंग में इतना कम पे सिलेक्शन हो रहा है, मेडिकल में इतना कम पे क्यों नहीं हो रहा है? मेडिकल में एक बायोलॉजी है 360 मार्क्स का। तो बायोलॉजी में क्या ना कि जो लड़का अच्छे से पढ़ता है, एकदम एनसीईआरटी को पकड़ के पढ़ता है, उसको बायोलॉजी में 360 में, ऐसा बहुत सारा बच्चा होगा कि 360 में 360 लाता है, बहुत सारा बच्चा है। तो इसीलिए मेडिकल में थोड़ा सिलेक्शन हाई मार्क्स पे होता है। तो हमारा सजेशन बच्चों को ये है कि जो बच्चे कंसिस्टेंट हैं और वो एक्यूरेसी के साथ सवाल बनाते हैं। एक्यूरेसी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप एग्जाम में, जैसे आप घर में पढ़ते हैं, कोई सवाल बनाया, आंसर मिला या नहीं मिला, फिर ध्यान आया अरे ये गलती कर दी, फिर से करते हैं, फिर से उसको काटे, फिर से किए, तो ये एक्यूरेसी नहीं हुई। एक्यूरेसी मतलब आप एक बार बनाए और सही बन जाए। तो ये अगर एक्यूरेसी है, आप प्रैक्टिस करके वो एक्यूरेसी अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, तो आप मेडिकल की तैयारी करिए। क्योंकि मेडिकल में फिर गलत हुआ तो फिर एक सवाल जो आपका गलत हो जाएगा वो आपके लिए बहुत बहुत बड़ा पे करना पड़ जाएगा। फिर आप इंजीनियरिंग में तो एक आध गलत भी होगा चलेगा, क्योंकि कम नंबर पे सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन मेडिकल में ऐसा नहीं होगा। मेडिकल के लिए आपको अपने को एकदम एक्यूरेट बनाना पड़ेगा। अगर इतना कॉन्सेंट्रेशन और ये एक्यूरेसी आप मेंटेन कर सकते हैं तो आप जरूर मेडिकल की तैयारी करिए। अदरवाइज अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट है, आप साइंस में अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं, तो आपको इंजीनियरिंग की तैयारी करनी चाहिए। अब हम लोग ये तो एग्जाम्स की बात की, इसके अलावा जो बच्चे 7th, 8th, 9th क्लास में पढ़ते हैं वो
आगे ओलंपियाड की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। ओलंपियाड क्या है? ओलंपियाड भी जो है एक तरह का ओलंपिक है, जैसे खेल का ओलंपिक है वैसे ही अगर हम एजुकेशन में बात करें तो ये ओलंपिक है, ओलंपियाड, ठीक है ना, जिसमें आप स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपियाड दे सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट का। तो जो बच्चे इस तरह के प्रेस्टिजियस एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं उनको 7th 8th क्लास से एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, है ना। इस एग्जाम को देखिए फायदा क्या होगा, ऐसा नहीं है कि किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम है। आप जब इस एग्जाम को पास करेंगे तो आपको इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पे आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो इसके लिए ये ओलंपियाड है, जो कि हर बच्चे को जो कि साइंस में इंटरेस्टेड है उसको ये तैयारी करनी चाहिए और अर्ली क्लास से करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आप, नेक्स्ट